एवरीबॉडी, मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल का जो क्लास था हम कहां तक सीखे थे, यानी कि कोशिकांग के बारे में, पार्ट ऑफ सेल के बारे में हम बता दिए थे। आज जो है कि उसको मैं रिवीजन कर देता हूं कि पार्ट ऑफ सेल के बारे में, उसके अंदर जो है कि ऊपर ऊपर में थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर देता हूं। देखिए, यह एक कोशिका मैंने बताया था कि यह एक क्या है, कोशिका है। ये क्या है, कोशिका है। और इसके बाहर मैंने एक एक भित्ति बनाया था जिसका नाम रखा था कोशिका भित्ति। इसका नाम क्या था, कोशिका भित्ति। अंग्रेजी में सेल वॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, तो ये रहा सेल वॉल। अब भी डायग्राम बनाते चलेंगे ताकि आपको भी रिवीजन होगा। तो देखिए, ये जो बाहर बाहर जो मैंने इस टाइप का बनाया है, ये आपका सेल वॉल है। ये क्या है, सेल वॉल। मैं रिवीजन कर देता हूं, सेल वॉल। और ये वाला जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं ना, ये ब्लैक जो प्लेन कलर का है, प्लेन में है ब्लैक, तो इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। यानी कि इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली होता है। तो देखिए, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया सेल वॉल। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आप समझ चुके होंगे कि सेल वॉल का काम क्या है। ये क्या करता है कि सुरक्षा देता है। जैसे ये पेड़ पौधे में पाया जाता है, ये जंतु में नहीं पाया जाता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है कि दोनों में पाया जाता है। सवाल पूछेगा, जब हम दोनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे तो आपको बताएंगे कि पादप और जंतु के बीच में डिफरेंस आगे बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपने देखा था माइटोकांड्रिया के बारे में, गोल्जी बॉडी, माइटोकांड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, और माइटोकांड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, और यहाँ पर आप देखेंगे सेंट्रोसोम, फिर हो जाएगा लाइसोसोम, उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो है कि राइबोसोम, और फिर देखे थे न्यूक्लियस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो है कि मैं इसका काम को बता देता हूं कि इसका कौन कौन सा काम है। देखिए, माइटोकांड्रिया जो है ना कि ये ऊर्जा का निर्माण करता है। ये क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। ये क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है, यानी कि ग्लूकोज बनाता है। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, ये स्थानांतरण करता है, ये परिवहन का काम करता है, यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं कि ये यातायात में सहायक है। देखिए, यहाँ जो वैक्यूल्स, जिसको हम हिंदी में रसधानी कहते हैं, तो वैक्यूल्स क्या करता है कि ये पानी को स्टोर करके रखता है। यहाँ आप देख रहे हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम यह है कि ये सेल डिवीजन करता है, यानी कि कोशिका विभाजन का काम करता है। लाइसोसोम देखिए, तो लाइसोसोम में एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। ये क्या है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। अगर कोशिका के अंदर का कोई अंग काम नहीं करता है तो ये क्या करता है कि उस अंग को जो है कि उस पर छिड़क करके, जल अपघटक एंजाइम छिड़क करके उस अंग को नष्ट कर देता है। यदि पूरी कोशिका काम करना बंद कर देता है, ये खुद को फट जाता है और पूरी कोशिका को क्या करता है, खत्म कर देता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कोशिका का आंतरिक कंकाल कहलाता है और ये क्या करता है कि आंतरिक सुरक्षा देता है। राइबोसोम का काम क्या है कि राइबोसोम जो है ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए राइबोसोम को जो है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कल के क्लास में मैंने ये नहीं बताया था कि राइबोसोम जो होता है कि वो दो टाइप्स का होता है। आज आप समझेंगे कि राइबोसोम दो टाइप्स का होता है। एक होता है 70S और दूसरा जो होता है, दूसरा एक 70S और दूसरा होता है 80S होता है। देखिए, एस जो डिनोट करता है ना सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, क्या होता है, सेडिमेंटेशन। मैं यहां पर लिख देता हूं सेडिमेंटेशन जो है कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। एस जो डिनोट करता है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, तो देखिए 70 और जो कि ये क्या है 70S है और ये है 80S। तो देखिए 70S और 80S पहचानेंगे कैसे हम, तो देखिए एक होता है, देखिए कोशिका के बारे में हम बताएंगे कि कोशिका जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका। तो देखिए कि 70S जो होता है ना कि 70S में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल। मैं शॉर्ट में पीसी लिख देता हूं। और यहां पर आप देख रहे हैं 80S, तो 80S में जो होता है यूकैरियोटिक सेल, मैंने यूसी लिख देता हूं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल। तो देखिए कि 70S वाला ये हल्का होता है। अब देखिए हल्का भारी हम पता कैसे करेंगे, तो जैसे देखिए यहां पर एक कंटेनर ले लेंगे। क्या लेंगे, एक कंटेनर। दिस इज ए कंटेनर, यह एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 70S वाले को डालेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे कि और 80S वाले को डालेंगे। तो देखेंगे कि सबसे पहले जो नीचे जाता है, यानी कि सबसे नीचे जो पहुंच जाएंगे, ये साइज में नहीं देखा जाएगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, बड़ा छोटा से इसमें हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि सबसे नीचे कंटेनर में जो है, यानी कि कंटेनर के बेस में सबसे पहले कौन पहुंचेगा, जो सबसे पहले कंटेनर के बेस में पहुंच जाएगा तो हम समझेंगे कि वो भारी है। वो क्या है, भारी है। तो देखिए कि 80S वाला जो है ना वो पहले पहुंच जाता है, इसीलिए 80S भारी है और 70S हल्का है। तो आपको याद रखना है कि 70S वाला जो राइबोसोम है ना वो किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और जो है कि 80S वाला राइबोसोम जो है कि ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। आगे हम बताते हैं कि प्रोकैरियोटिक
सेल किसको कहा जाता है और यूकैरियोटिक सेल किसको कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इसको रिवीजन कर लिए होंगे। अब देखिए ये रहा न्यूक्लियस। देखिए मैंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि न्यूक्लियस को जो है कि कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो वो उसका ब्रेन कहा जाता है। तो देखिए उसी प्रकार से कोशिका का ब्रेन न्यूक्लियस है। कोशिका का ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस है। यानी कि सारा काम बिना जितने भी कोशिका के अंदर का काम होगा वो उसका ऑर्डर कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा। यानी कि न्यूक्लियस कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बनाने के लिए कि आप ऊर्जा बनाओ, गोल्गी बॉडी स्थानांतरण करो, वैक्यूल्स पानी को स्टोर करो, सेंट्रोसोम क्या करे, सेंट्रोसोम का काम क्या है कि इसको जो क्या है ऑर्डर देगा कि तुम सेल डिवीजन करो। अगर ये काम नहीं करता है, अगर मान लीजिए कि सेंट्रोसोम काम करना बंद कर देता है, तो न्यूक्लियस क्या करता है कि लाइसोसोम को ऑर्डर देता है कि इसको जो है कि इसको खत्म करने के लिए। तो लाइसोसोम क्या करता है कि ये अपने तरफ से जो है कि जल अपघटक एंजाइम क्या करता है कि इस पर छिड़क देता है, जिसकी वजह से सेंट्रोसोम क्या हो जाता है कि नष्ट हो जाता है, सेंट्रोसोम नष्ट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब मिटा करके अब हम बताते हैं आगे की ओर। आज हम बताने जा रहे हैं कि लवक के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, लवक के बारे में, जिसको अंग्रेजी में प्लास्टिड कहा जाता है। देखिए और वो 3 टाइप्स का होता है। तो बने रहेंगे, बिना स्किप किए देखेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। देखिए एक बात आप याद रखेंगे कि जिंदगी बहुत हसीन है। क्या है, जिंदगी बहुत हसीन है। किसी को हंसाती है तो किसी को रुलाती है। क्या है, जिंदगी बहुत हसीन है, किसी को हंसाती है किसी को रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है ना, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। और हाँ, लोग सोचते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति है, जैसे मान लिया कि 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ए है और दूसरा स्टूडेंट बी है। तो लोग सोचते हैं कि ये स्टूडेंट ए जो है ना कि काफी तेज है, ये इंटेलिजेंट है, लेकिन ये सोचता है ना कि ये उससे क्या है, कम इंटेलिजेंट है। ये क्या है, डिक्रीज और ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये सोचता है कि ये गॉड गिफ्टेड है। ऐसा नहीं है, सारा इंसान गॉड गिफ्टेड नहीं होता है। इसने मेहनत किया है, इसने जीवन में अपने संघर्ष किया है, इसीलिए ये आपसे आगे है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इससे भी आगे जा सकते हैं। देखिए लोग चाहते हैं कि आप जो है कि अच्छे करें, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि आप उनसे अच्छा करें। क्या है, आप उनसे अच्छा करें। देखिए एक बात आप याद रखेंगे कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। और हाँ, बिना हथौड़े की चोट से कोई पत्थर भगवान नहीं होता है। तो आप जो है कि 100% इसको याद रखेंगे। और हाँ, बिना स्किप के देखेंगे। मैं हर बार ये बात बोलता हूं कि अगर आप स्किप करके देखेंगे ना, तो आपको एक बात अगर छूट जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पीछे का बात क्या था। तो चलिए आज अब मैं बताता हूं लवक के बारे में। किसके बारे में, लवक के बारे में। तो देखिए आप जो है कि हेडिंग डाल देंगे आप भी अपने कॉपी में। तो देखिए हेडिंग डाल देता हूं लवक। देखिए लवक को अंग्रेजी में प्लास्टिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लास्टिड कहा जाता है। देखिए लवक को अंग्रेजी में प्लास्टिड कहा जाता है। सवाल होगा कि क्या लवक जो है ना ये जंतु कोशिका में पाया जाता है? नहीं, लवक जो है ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लवक जो है ये 3 टाइप्स का होता है, मैं ये भी बताऊंगा। तो लवक जो है कि ये जो है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, लवक होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है ना वो लवक होता है। कौन सा होता है, लवक होता है। अब देखिए ये आपने देख लिया कि लवक, देखिए लवक जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है लवक, 3 टाइप्स का होता है। ध्यान से देखेंगे, देखिए ये 3 टाइप्स का होता है। देखिए एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, देखिए क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरित लवक कहा जाता है। तो एक हो गया क्लोरोप्लास्ट। और दूसरा आप देखेंगे, दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। देखिए ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में अगर कहेंगे तो इसको होता है अवर्णित लवक। इसको क्या बोलते हैं, अवर्णित लवक। अवर्णित लवक, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बता दे रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी होगा। अगर कहीं आप अवर्णित लवक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात हो रहा है। अगर आप ल्यूकोप्लास्ट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अवर्णित लवक के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये आपने देखा क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, अब जो है कि हम इसका काम के बारे में बताएंगे। क्रोमोप्लास्ट तो इसको बोलते हैं वर्णित लवक। क्या बोलते हैं, वर्णित लवक। वर्णित लवक। तो देखिए ये आपने देखा हरित लवक, और ये हो गया वर्णित लवक, और ये है ल्यूकोप्लास्ट। तो नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, और नंबर 2 जो है कि ल्यूकोप्लास्ट, और नंबर 3 क्रोमोप्लास्ट। देखिए कि ये जो है कि क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ये क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है,
तो देखिए कि क्लोरोप्लास्ट जो है ना ये भोजन का निर्माण करता है, यानी हम कह सकते हैं भोजन निर्माण, यानी क्लोरोप्लास्ट भोजन निर्माण करता है। क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। अब देखिए कि ये जो लवक है ये पादप में केवल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल पादपों में। और ये पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। देखिए कोशिकांग का मतलब मैंने बताया था कि पार्ट ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का अंग। तो देखिए कि ये जो भोजन का निर्माण करता है, अब आप ध्यान से देखेंगे कि भोजन का निर्माण कर रहा है तो वहां क्लोरोफिल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो देखिए यहां भोजन का निर्माण हो रहा है और यहां क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। अब देखिए यहां भोजन का निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है? भोजन का निर्माण, तो यहां क्लोरोफिल होना जरूरी है, यहां क्लोरोफिल होना जरूरी है। अब देखिए यहां पर आता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, तो इसने तो भोजन का निर्माण कर दिया। पादप के अंदर यानी प्लेस्टिड होता है और प्लेस्टिड में क्लोरोप्लास्ट क्या किया कि भोजन का निर्माण कर दिया। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर पेड़ है और इस पेड़ का क्या है कि भोजन बन चुका है, भोजन बन चुका है, तो बताइए कि भोजन बना है तो भोजन रहेगा कहां? तो भोजन को रखने के लिए क्या है? ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ना ये भोजन को रखता है, स्टोर करके रखता है, ये भोजन को स्टोर करके रखता है, यानी कि स्टोरेज प्रदान करता है। स्टोर फूड, स्टोर फूड कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ना ये भोजन को स्टोर करके रखता है। तो सवाल ये भी तो पूछ सकता है कि ये भोजन को स्टोर करके रखता है तो आखिर कहां रखता है? तो देखिए ये अपने दो जगह पर रखता है, ये दो जगहों पर भोजन को स्टोर करके रखता है। एक तो जड़ में रखता है और दूसरी बात कि पेड़ में जो फल लगते हैं ना उस फल के अंदर क्या करता है? ये उसको स्टोर करके रखता है। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है कि ल्यूकोप्लास्ट जो है ये क्या करता है कि फल में जो है कि भोजन को स्टोर करके रखता है और दूसरी बात जड़ में जो भोजन को स्टोर करके रखता है, दूसरी बात जड़ में भोजन को स्टोर करके रखता है। अब देखिए अब आप समझिए कि क्रोमोप्लास्ट का कार्य क्या है, क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है। तो देखिए कि क्रोमोप्लास्ट जो है ना ये रंग प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कि आम का पेड़ है, क्या है? आम का पेड़। जैसे ये मान लीजिए कि ये आपका ये क्या है? आम का पेड़ है और ये आम का पेड़ जो है ना ये आम का पेड़ है और इसमें जो है कि फल लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? फल लगे हुए हैं। तो देखिए कि फल को जो है ना ये फल कैसा होगा? पहले हरा होता है, हरा के बाद ये पीला हो जाता है। तो क्यों होता है ये बता देता हूं सबसे पहले। तो यहां देखिए कि क्रोमोप्लास्ट जो है ना ये रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर का लाल रंग, टमाटर लाल रंग हो जाता है कि नहीं? सबसे पहले टमाटर जो होता है वो हरा होता है, उसके बाद वो पीला होता है और उसके बाद वो लाल हो जाता है। तो देखिए मैं बताता हूं, हरा से पीला से और लाल तक बताऊंगा। तो देखिए कि कोई भी दुनिया में जितने भी फल हैं अगर वो पीला कलर का है तो उसमें जेंथोफिल के कारण, किसके कारण हो रहा है? वो जेंथोफिल के कारण। लेकिन टमाटर जो है ना ये टमाटर लाल रंग हो जाता है, ये किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। अगर लाल मिर्च भी आप देखे होंगे तो लाल मिर्च भी जो होता है ना वो लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। आप बहुत से चीजों को देखे होंगे कि लाल होते होंगे तो वो किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। देखिए आप चुकंदर देखे होंगे, जिसको चुकंदर, क्या है? चुकंदर। देखिए चुकंदर का जो रंग होता है ना ये बीटानोन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बीटानोन के कारण चुकंदर का रंग होता है। आप गाजर देखे हैं ना, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए टमाटर में जो है कि देखिए जब हम गुणसूत्र बताएंगे यानी कि क्रोमोसोम के बारे में बताएंगे तब आपको हम बताएंगे कि टमाटर में कितना, मिर्च में कितना, चुकंदर में कितना, गाजर में कितना, जो है कि चिंपांजी में कितना, आलू में कितना, मटर में कितना और जो है कि जीवाणु में कितना है, मानव में कितना है, चिंपांजी में कितना है, ये सब के बारे में बताएंगे कि इसकी क्रोमोसोम कितना है। यानी कि कल का जो क्लास होगा वो केवल और केवल क्रोमोसोम के बारे में बताएंगे, यानी गुणसूत्र के बारे में बताएंगे और कैसे कैसे होता है उसके बारे में पूरे डिटेल से बताएंगे। तो देखिए ये आपने देखा कि टमाटर का रंग, आप फटाफट से बोलिए कि टमाटर का जो लाल रंग होता है ना वो किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन के कारण। मिर्च का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। चुकंदर का रंग जो होता है वो बीटानोन के कारण होता है और गाजर का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। तो देखिए कि ये जो प्लास्टिड के अंदर हमने क्रोमोप्लास्ट को देखा यानी कि वर्णित लवक को, तो ये इसका काम क्या है कि ये रंग प्रदान करता है। और हाँ एक बात हमने बताया कि जो जितने भी दुनिया में पीला फल होते हैं, पीला फल जितने भी दुनिया में है उन सब में जेंथोफिल होता है। क्या होता है? तो जेंथोफिल के कारण दुनिया में जितने भी फल हैं जेंथोफिल, क्या है? जेंथोफिल के कारण जो होते हैं वो पीला होते हैं। क्या होते हैं? पीला होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि टमाटर हरा से पहले पीला होता है तो वो पीला हुआ जेंथोफिल के कारण, लेकिन जब वो क्या होता है? लाल हो जाता है तो वो लाल किसके कारण हुआ? लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है कि लवक के बारे में समझ गए होंगे। अब जो है कि हम आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और जो है कि जंतु और पादप यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बता देता हूं, फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस बताता हूं। तो आप जो है कि अगर इसको
नोट डाउन कर लिए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अब मैं इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। देखिए ध्यान से आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं, क्योंकि लवक के बारे में अब मैंने बता दिया है तो डिफरेंस आप ध्यान से देखेंगे। देखिए ये एक सर्किल रहा, और दूसरी बात कि कुछ कुछ मैच भी करता है, इसीलिए ये एक सर्किल। देखिए ये आपका जो है ना, ये आप देखेंगे एनिमल सेल, एनिमल सेल, और ये रहा आपका प्लांट सेल। क्या रहा? प्लांट सेल। यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में हम क्या देखने जा रहे हैं? अंतर देखने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया कि माइट्रोकांडिया जो होता है वो जंतु कोशिका में भी होता है और पादप कोशिका में भी होता है। तो इसको मैं सेम लिख देता हूं, एम से मैं लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे कि माइट्रोकांडिया के बारे में कहा जा रहा है। अब देखिए कि कोशिका झिल्ली जो होता है वो दोनों में होता है, यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है। इसीलिए मैं ये कॉमन वाला भाग, ये वाला जो भाग है ना, ये दोनों में कॉमन है। क्या है? कॉमन है। इसीलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, आप समझ जाएंगे। तो माइट्रोकांडिया दोनों में होगा, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगा, माइट्रोकांडिया दोनों में, सेल मेम्ब्रेन दोनों में। देखिए गोल्जी बॉडी जो होता है ना, ये भी दोनों में होता है, गोल्जी बॉडी दोनों में होता है, गोल्जी बॉडी दोनों में होता है। देखिए अब आपको थोड़ा पहले कुछ डिफरेंस दिखा देता है, उसके बाद कॉमन दोनों में दिखा देते हैं। देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल, बताइए आप कि क्या इसमें जो है कि प्लांट, इसमें जो है कि कोशिक सेल वॉल होगा? नहीं होगा। लेकिन इसमें सेल वॉल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसमें सेल वॉल नहीं होगा, इसमें सेल वॉल होगा। देखिए कि ये जो एनिमल सेल होता है ना, ये गोलाकार होता है। तो एनिमल सेल सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये जो है कि गोलाकार होता है, और प्लांट सेल ये चौकोर होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं ये प्लांट सेल चौकोर होता है। एनिमल सेल गोलाकार होता है, प्लांट सेल चौकोर होता है। एनिमल सेल गोलाकार होता है, प्लांट सेल चौकोर होता है। एक बात और, ये साइज में छोटा होता है, ये साइज में बड़ा होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। ये साइज में छोटा और ये बड़ा होता है, ये साइज में छोटा और ये साइज में बड़ा होता है। यानी कि एनिमल सेल साइज में छोटा होता है और प्लांट सेल साइज में बड़ा होता है। दूसरी बात, तीसरी बात आप देखेंगे कि इसका जो वैक्यूल्स होता है ना, इसका जो वैक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और इसका वैक्यूल्स जो होते हैं ना वो बड़े होते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो इसका वैक्यूल्स छोटा होता है, इसका वैक्यूल्स बड़ा होता है, इसका वैक्यूल्स छोटा है, इसका वैक्यूल्स बड़ा होता है। तो देखिए ये मैं सी लिख देता हूं, सी से छोटा और बी से बड़ा हो जाएगा, बी से बड़ा हो जाएगा। देखिए ये आपने देखा कि इसका वैक्यूल्स छोटा होता है, इसका वैक्यूल्स बड़ा होता है, इसका वैक्यूल्स छोटा, इसका वैक्यूल्स बड़ा होता है। अब देखिए इसका वैक्यूल्स यानी कि पानी स्टोर ये कम करता है और ये पानी स्टोर बहुत ही ज्यादा करता है। एक बात और, इसका जो वैक्यूल्स होता है ना ये भी गोल होता है। ये कैसा होता है? गोलाकार होता है। ये क्या होता है? गोलाकार होता है। और इसका जो है कि ये क्या बोलते हैं, इसका वैक्यूल्स जो होता है वो चौकोर होता है। कैसा होता है? वो चौकोर होता है। एक बात और आप याद रखेंगे कि इसमें सीलिया पाया जाता है। देखिए सीलिया फ्लैजेला अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जब हम आगे बताएंगे तो आपको बताएंगे। इसमें सीलिया फ्लैजेला क्या है? फ्लैजेला, और जो है कि इसमें सीलिया फ्लैजेला, और इसमें आप देखेंगे कि सेल वॉल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? सेल वॉल। इसमें जो है कि सीलिया फ्लैजेला और इसमें सेल वॉल। और हाँ एक बात और, इसमें प्लास्टिड, इसमें प्लास्टिड पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? प्लास्टिड पाया जाता है। अब देखिए अब आप कुछ कॉमन बातों को देखेंगे कि इसमें कॉमन कौन कौन सा है। तो माइट्रोकांडिया आपने देख लिया, सेल मेम्ब्रेन कॉमन है, गोल्जी बॉडी कॉमन है। देखिए न्यूक्लियस भी कॉमन है, न्यूक्लियस दोनों में होता है। इसका न्यूक्लियस जो होता है, देखिए सवाल पूछेगा कि कोशिका यानी कि ये जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? न्यूक्लियस होता है। तो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग न्यूक्लियस होता है। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कोशिकांग न्यूक्लियस होता है। जबकि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? प्लास्टिड होता है। ये भी आपने डिफरेंस देख लिया कि इसका सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड होता है, जबकि इसका सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है कि इसके बारे में समझ गए होंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यानी कि प्लांट सेल यानी जंतु कोशिका और जो है कि पादप कोशिका के बीच में। तो चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, और इसको मिटा करके आप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में समझते हैं। चलिए मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं।
चलिए किसके बारे में आप देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। देखिए टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो देखिए यह दो प्रकार के होती है। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। सी से लिख देता हूं, यूकैरियोटिक सेल। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ना, ये अविकसित होता है। अविकसित के बारे में अभी बताऊंगा कि क्या होता है। इसको अविकसित सेल कहते हैं, अविकसित कोशिका, अविकसित कोशिका। और ये जो होता है ना, ये विकसित कोशिका होता है। क्या होता है, विकसित कोशिका होता है, विकसित कोशिका, विकसित कोशिका। अब देखिए ये आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक ये अविकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक विकसित होता है। अब आप जाहिर से बताइए, अगर ये मान लीजिए कि यह एक कोई लड़का है, ये क्या है, कोई लड़का है, और इस लड़का का जो है ना, ये कोई लड़का है, क्या है, ये कोई लड़का है। देखिए कि इसका जो है कि हाथ है बट इसका पैर नहीं है, तो क्या ये विकसित है, नहीं, ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। और मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़की है, ये क्या है, एक लड़की है, जैसे ये मान लीजिए, और इसका पैर भी है, यानी कि सारा अंग इसका है, हाथ भी है, और देखिए, चलिए देखिए ये लड़की है, ये क्या है, ये बॉय है और ये गर्ल है। तो देखिए इन दोनों के बीच अगर बोला जाएगा तो हम कहेंगे कि नहीं कि ये जो है ना कि प्रोकैरियोटिक है, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है, जबकि ये जो है यूकैरियोटिक है, जबकि ये क्या है, यूकैरियोटिक। यानी कि अगर हम मैन में बोलेंगे, दोनों जो है मानव है, अगर बोलेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक मानव है और ये यूकैरियोटिक मानव है, मानव लड़का लड़की दोनों होता है। ऐसा नहीं होता कि मानव बोलेंगे तो लड़का होगा और लड़की के लिए दूसरा वर्ड होगा, नहीं, मानव में लड़का लड़की दोनों आता है। तो ये देखेंगे कि इसके पास अभी पैर नहीं है, यानी कि ये अविकसित है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक मानव है। ये कैसा है, प्रोकैरियोटिक मानव है। और ये जो है कि यूकैरियोटिक मानव है, यानी कि ये विकसित है पूर्ण रूप से, इसमें कमी है पैर का। इसमें किसकी कमी है, पैर का। तो अब हम समझते हैं कि ये जो अविकसित कोशिका है और ये विकसित कोशिका है, तो इन दोनों में कमी किस चीज का है, जिसलिए इसका नाम अविकसित रखा गया है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए एक बात आप समझिए कि जब हम राइबोसोम बताएं तो बताएं कि प्रोकैरियोटिक जो होता है ना, उसमें 70S वाला राइबोसोम पाया जाता है, जबकि ये यूकैरियोटिक में 80S वाला राइबोसोम पाया जाता है। और ये हल्का होता है, ये क्या होता है, हल्का होता है, और ये भारी होता है। ये कैसा होता है, भारी होता है, जबकि ये भारी होता है। अब देखिए दूसरी बात आप समझेंगे, दोनों में डिफरेंस भी इसी तरीके से हो जाएगा। देखिए अविकसित जो कोशिका है ना, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें क्या न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरी बात लिखेंगे कि इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें ये होता है, इसमें भी ये होता है। तीसरी बात आप देखेंगे कि इसमें कोशिका झिल्ली होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन होता है। और इसमें सेल मेम्ब्रेन, देखिए मैं शॉर्ट में सीएम लिख देता हूं, सेल मेम्ब्रेन होता है। इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होता है और इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होता है। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, ताकि इसको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा आपको, इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए बनाए थे। चलिए देखिए, और मैं इधर लिख देता हूं, देखिए नंबर 1 में हो गया 80S वाला राइबोसोम। दूसरी बात हो गया क्या, कि इसमें भी न्यूक्लियस होता है। और तीसरी बात आपने देखा कि सेल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में सीएम लिख दिया हूं, होता है। लेकिन अब देखिए इसके बाद जितने भी न्यूक्लियस के अंदर अंग पाए जाते हैं, देखिए मैं 4 में मैं सारा का लिख देता हूं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, उसके बाद देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बताइए इसमें तो हड्डी ही नहीं है, यानी कि कोशिका का जो आंतरिक कंकाल है वो है ही नहीं, तो ये तो बलून के समान हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने कल बताया था कि बलून में अगर आप पानी भर देंगे तो पानी भर देंगे, क्या उसका
कोई शेप होता है, जहां रख देंगे उसका शेप ले लेता है, यानी कि कभी इधर ढुल जाएगा कभी उधर ढुल जाता है। उसी प्रकार से ये कोशिका हो जाएगा कि इसके अंदर का अगर हमने हड्डी यानी कि पिलर ही निकाल दिए तो ये किस काम का, अगर छत के नीचे का पिलर निकाल देंगे वो छत किस काम करेगा, वो तो नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार से आप देखिए कि इसमें ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही गोल्जी बॉडी, ना ही सेंट्रोसोम, ना ही लाइसोसोम, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ना ही ऊर्जा बनेगा, ना ही स्थानांतरण होगा, ना ही सेल डिवीजन होगा, और ना ही मान लीजिए कि यहाँ लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम है तो यानी कि यहाँ कोई अगर कोशिका अगर मर जाती है तो ये उसको ठीक भी नहीं कर पाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ही नहीं, यानी कि आंतरिक इसका कंकाले नहीं है, तो कोई काम होगा ही नहीं। और इसमें न्यूक्लियस तो है, न्यूक्लियस भी नहीं है। बताइए कि इसका ब्रेने नहीं है तो इसकी ये किस काम का है, इसका ब्रेने नहीं है। लेकिन इसमें देखिए आप 4 नंबर में देखेंगे कि इसमें सारा चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए पांचवी बात आप देखेंगे कि ये जो देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका ये क्या है, इसमें देखेंगे ये आपने देख लिया डिफरेंस कि ये हो गया 70s वाला न्यूक्लियस, इसमें ये नहीं होता है और इसमें ये होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है कि इसके बारे में समझ गए होंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहा जाता है, अविकसित कोशिका को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जो है कि यूकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं, विकसित कोशिका को कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है कि इसके बारे में समझ गए होंगे। जो कल का जो क्लास होगा वो हम बताएंगे किसके बारे में बताएंगे, केवल और केवल किसके बारे में, गुणसूत्र के बारे में बताएंगे, यानी कि मानव में कितने गुणसूत्र की संख्या कितनी है, और जो है कि इसमें जो है कि कैसे कैसे XY और XX कैसे होता है, जो है कि बेटा कैसे पैदा लेता है और जो है कि बेटी कैसे पैदा लेती है, और इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।